वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म में मैंने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक आयन चैनल, मतलब वो रिसेप्टर्स जिनके इंटरनल हिस्से में, सपोज करिए ये रिसेप्टर है आपका, तो इसके अंदर वाले हिस्से में आपके आयन चैनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है और उसके थ्रू बॉडी में फंक्शनिंग होती है। तो एक तरह ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपको सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। इनको हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी कह सकते हैं। ये आपको अपने अंदर इंक्लोज करते हैं आयन सेलेक्टिव चैनल, जो कि आपका सोडियम के लिए हो सकता है, पोटेशियम के लिए हो सकता है, कैल्शियम के या क्लोराइड के लिए इसके अंदर जो रिसेप्टर के अंदर है जो वो आयन चैनल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इसके थ्रू आपका या तो सोडियम या तो कैल्शियम या तो फिर पोटेशियम या तो फिर क्लोरीन जो है वो आपका इसके थ्रू इनफ्लो हो सकता है और आउटफ्लो हो सकता है। उसके एग्जाम्पल में हम इस तरह के एक रिसेप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो है निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। ये आपका एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। ठीक, इसका एक फॉर्म रिसेप्टर का होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें आपका पेंटामर होता है, मतलब कि 5 आपके उसके पार्ट्स होते हैं जो कि आपको 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, या जिसमें कि 2 अल्फा बीटा, एक गामा और एक डेल्टा प्रेजेंट होता है और उसके अंदर आपका एक सिलेंड्रिकल इस तरह का आयन चैनल प्रेजेंट होता है। ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आपके 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। ठीक, और वो आपके जो इंटरफेरेंस होता है बीटा के, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिगर में देखिए, तो देखिए ये आपका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 अल्फा, एक बीटा, एक गामा, एक डेल्टा प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका जो है लाइगेंड बाइंड करता है, मतलब जो भी आपका एगोनिस्ट है वो यहाँ पे बाइंड करता है और इसके जस्ट अंदर में इस तरह का आपका सिलेंड्रिकल जो है वो आयन चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक, रिसेप्टर एक्टिवेशन के लिए ये दोनों जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे एगोनिस्ट जो है वो बाइंड करने चाहिए, या फिर कह सकते हैं एसिटिल कोलिन जो है वो बाइंड करना चाहिए। जैसे ही एसिटिल कोलिन बाइंड करता है इस दोनों अल्फा सब यूनिट पे, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, मतलब कि जो आयन चैनल है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक, और जब ये सेंट्रल जो इसका आयन चैनल ओपन होता है तो या तो सोडियम का इनफ्लो होता है या फिर पोटेशियम का आउटफ्लो होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कि कौन सा जो है वो एगोनिस्ट वहाँ पे बाइंड हुआ है। ठीक, जो मेन इफेक्ट्स आपके इस रिसेप्टर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो है डिपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन, या फिर जो साइटोसोल है उसके जो आयनिक कंपोजिशन होता है वो चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आपका जो आयंस है वो अंदर इनफ्लो कर रहा है या बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं वो आपको मल्टीपल मैकेनिज्म, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म से आपको रेगुलेट हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू या फिर इंटरनलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, कुछ अदर रिसेप्टर्स जो इस कैटेगरी में प्रेजेंट है वो है गाबा ए ग्लाइसिन जो कि इनहिबिटरी होता है, एक्साइटेटरी ए जैसे कि काइनेट हो गया, NMDA और या एन मिथाइल डी एस्पेरेटेट, क्विस्क्वालेट, ये सब हो गए, या फिर 5ST रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपको रिसेप्टर विथ इंट्रिंसिक, मतलब उनके अंदर एक आयन चैनल प्रेजेंट होता है। जो टाइम होता है आपका एगोनिस्ट के बाइंडिंग और उसके रिस्पॉन्स में, जो एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो चेंजेस हो रहे हैं और उसके बाद जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, कह सकते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स, वो आपको मिली सेकेंड्स में मेजर होता है। तो कह सकते हैं कि ये आपका सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग रिसेप्टर होता है। अब हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, यानी कि इस रिसेप्टर के साथ आपका एंजाइम लिंक्ड होगा। तो ये क्लास ऑफ रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें एक सब यूनिट होता है जहाँ पे इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इंजाइम जैसी प्रॉपर्टी होती है, या फिर यहाँ पे आपको जैट जो कि जेनस काइनेस कहलाता है उसके साथ बाइंड करते हैं। ठीक, और उसके बाद इस रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। रिसेप्टर में आपके 2 साइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक है एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट और सेकेंड है कैटालिटिक साइट।
जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, तो ये जो है यहाँ पे आपका एगोनिस्ट बाइंड करता है और ये आपका कैटालिटिक साइट है, ठीक है। कैटालिटिक साइट है जो कि अंदर प्रेजेंट होता है और जो बाइंडिंग साइट है वो आपका बाहर प्रेजेंट होता है। ये जो दो डोमेन्स है वो आपको इंटरकनेक्टेड होते हैं एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रेच जो, और ये आपका एक पेप्टाइड चेन होता है। तो इस जो कैटेगरी में रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक जिनके पास इंट्रिंसिक इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, मतलब अंदर की तरफ वो इंजाइम जैसा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा जिसमें कि ये सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है और वहां पे वो किससे बाइंड करते हैं, जैक स्टैट काइनेज से, तब जाके रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक एंजाइम रिसेप्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इंट्रासेलुलर डोमेन जो होता है वो या तो प्रोटीन काइनेज हो सकता है या फिर ग्वेनिल साइक्लेज हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में प्रोटीन काइनेज जो है वो स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन। ये देखिए, ये जो है इस टायरोसिन रेसिड्यू को जो कि आपका इस पेप्टाइड चेन पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स हो गए, पर कुछ में ये आपका सेरीन या थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में देखते हैं। तो ये आपका हार्मोन बाइंडिंग साइट है, ठीक। ये आपका साइटोसोल है, यहाँ पे आपका जो है वो ये आपका टाइरोसिन होता है, ठीक। ये पेप्टाइड चेन है, ठीक, मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अब जब एगोनिस्ट यहाँ पे बाइंड करता है तो वो क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से काइनेज जो होता है वो आपको खुद ही फॉस्फोराइलेट कर देता है इस टाइरोसिन को, ठीक। यहाँ पे जो टाइरोसिन प्रेजेंट होता है रेसिड्यू, जिसकी वजह से जो एफिनिटी होती है बाइंडिंग की सबस्ट्रेट प्रोटीन की वो इंक्रीज हो जाती है, और आगे फिर आपको ये टाइरोसिन फॉस्फोराइलेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो बिगिन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसे ये टाइरोसिन, फिर यहाँ डाइमराइजेशन होता है, फिर यहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है इस टाइरोसिन मॉलिक्यूल का, और फर्दर फिर इस टाइरोसिन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। इंट्रासेलुलर इवेंट्स जो होते हैं इसकी वजह से, इस बाइंडिंग की वजह से और फॉस्फोराइलेशन की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, और जो भी उनसे रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो आपको फॉस्फोराइलेट होते हैं, और जो भी प्रोटीन्स हैं जो फॉस्फोराइलेट होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, उनमें आपको SH2 डोमेन प्रेजेंट होता है। ये जो क्लास होता है रिसेप्टर का वो आपको रिसेप्टर इंटरनाइजेशन डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है लाइसोसोम में, और डाउन रेगुलेशन करता है, ठीक। ये एंजाइम्स जो है वो आपको ग्वेनिल साइक्लेज भी हो सकते हैं, खास करके ये किस केस में होता है, आपका आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड के केस में, ठीक है। यहाँ पे एगोनिस्ट एक्टिवेशन जब होता है रिसेप्टर का तो वो आपको GMP को रिलीज करता है साइटोसोल में सेकेंड मैसेंजर के रूप में, और वो उसके टर्न में फिर आपको CGMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को फिर एक्टिवेट कर देता है, और उसके बाद फर्दर फॉस्फोराइलेशन के थ्रू प्रोटीन्स के आपको सेलुलर एक्टिविटी जो है वो चेंज होती है, ठीक। सेकेंड जो आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स थे उसमें था जैक स्टैट काइनेज बाइंडिंग रिसेप्टर, जिसमें कि इंट्रिंसिक इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट होती है। ये तो इस केस में देखा आपने कि वहां पे आपका एक हार्मोन बाइंडिंग साइट था और सेकेंड आपका कैटालिटिक साइट था, लेकिन इस रिसेप्टर में आपकी इंट्रिंसिक कैटालिटिक डोमेन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे किसी तरह का कैटालिटिक साइट प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे एगोनिस्ट जो है वो डाइमराइजेशन इंक्लूड करते हैं, मतलब कि यहाँ पे डाइमराइजेशन होता है, दोनों बाइंड करते हैं, और जिसकी वजह से फिर इंट्रासेलुलर डोमेन का चेंजेस होता है, और जिसकी वजह से फिर आपको जो साइटोसोल में टाइरोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है काइनेज, वो आपको उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। तो जैसे ही बाइंड करता है तो यहाँ पे जो एगोनिस्ट है वो डाइमराइजेशन मतलब दोनों की बाइंडिंग को इंड्यूस करता है, और उसके बाद अंदर जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से जो साइटोसोल टाइरोसिन प्रोटीन काइनेज यानी कि जैक होता है उसके तरफ एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि जैसे ही आपको साइटोकाइनिन या हार्मोन बाइंड करते हैं वैसे ही आपको ये क्या करते हैं, जैक को एक्टिवेट कर देते हैं। ये जैक जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, डाइमराइजेशन करता है, ठीक। जैसे ही डाइमराइजेशन होता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और ये फिर स्टैट को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, और ये एक्टिवेट होता है जब, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जब बाइंड हो जाते हैं स्टैट इन दोनों के, तो यहाँ पे फिर ये फर्दर फॉस्फोराइलेशन करके आपको जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करता है।
यहाँ पे स्टैट जो है वो जैक को भी फॉस्फोराइलेट करता है, और फिर पेयर ऑफ फॉस्फोराइलेट स्टैट जो होते हैं वो डाइमराइज होते हैं और ट्रांसलोकेट करते हैं न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होता है जैसा मैंने बताया, और इसके रिस्पॉन्स में आपको एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे ऐसे साइटोकाइनिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जो इंटरफेरॉन्स एक्सेट्रा जो है वो इस तरह के रिसेप्टर के थ्रू फंक्शन करते हैं। जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ट्रांसड्यूस रिस्पॉन्स होता है वो आपको फ्यू मिनट से लेकर फ्यू आवर्स में अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपको बॉडी के अंदर प्रेजेंट लिपिड सॉल्युबल केमिकल्स मैसेंजर को रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि आपको सेल्स के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन आपको जो है वो स्पेसिफिक होते हैं हर एक हार्मोन रेगुलेटर के लिए, ठीक है। और ये आपको कैपेबल होता है आपको स्पेसिफिक जीन से बाइंड करने के लिए। और जैसे यहाँ फिगर में देखिए तो ये आपका स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक। यहाँ पे आपका ये साइटोप्लाज्म है, ये फिर आपका न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ये एक्सपोज्ड एरिया है, कार्बोक्सिलिक हेड है, यहाँ पे आपको जब तक एगोनिस्ट बाइंड नहीं करता है या हार्मोन या स्टेरॉइड बाइंडिंग स्टेरॉइड्स बाइंड नहीं करते हैं, तब तक ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे ही ये बाइंड करता है ये आपका न्यूक्लियस में मूव करता है, ठीक। न्यूक्लियस में मूव करने पे क्या करता है कि ये आपका जो है वो आपके जीन से अटैच हो जाता है। वहाँ पे फिर क्या करता है कि वो आपको स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को जो है वो सिंथेसाइज करता है आपके जीन के टर्मिनस पे। और ये जो मैसेंजर आरएनए आपके बनते हैं फिर क्या करते हैं कि जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे उसको मूव करते हैं, और वो जब मूवमेंट होता है तो राइबोसोम्स जो है फिर उनसे नए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक। जब सिंथेसिस होती है तो आपको फिर जो नए प्रोटीन्स जो होते हैं वो अपना अलग स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर रिजल्टिंग जो सेलुलर फंक्शन है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके बाद वो रिस्पॉन्स आपको मिलता है। जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्लूटोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन, विटामिन डी और विटामिन ए वो आपको इसी के थ्रू फंक्शन करते हैं। और डिफरेंट स्टेरॉइडल हार्मोन के लिए डिफरेंट टारगेट सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो अपने अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये जो ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होता है वो सबसे स्लोएस्ट होता है, यानी कि इसमें आवर्स लगते हैं इसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने में। तो ये था आपके डिफरेंट ट्रांसड्यूशन मैकेनिज्म के रिसेप्टर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।